मतलब ये डेडलाइन सिर्फ 26 जनवरी 1960 तक ही था। फिर सवाल उठता है कि रिजर्वेशन बार बार क्यों बढ़ाया गया, स्टैंडर्ड गिरता जा रहा है। पर जब बात रिजर्वेशन सिस्टम के मिसयूज की होती है सब चुप हो जाते हैं। मिलिए अश्मित से, एक साधारण भारतीय छात्र। उसका कहना था, मैं जनरल कैटेगरी से हूँ और हाँ मैं गरीब भी हूँ, लेकिन सिस्टम के लिए मैं सिर्फ एक डेटा हूँ, एक ऐसी फाइल जिसमें कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं लगा। मेरे पिताजी एक छोटी सी दुकान चलाते हैं, रोज 12 घंटे। मैं मिट्टी के घर में बैठ के पढ़ता हूँ, बिना फैन के, बिना कोचिंग के। लेकिन जब कॉलेज एडमिशन का फॉर्म भरने गया तो मेरे बगल में एक लड़का खड़ा था। उसके बाप के पास कार थी, नौकरी थी, घर था, पर उसके हाथ में एक था एससी सर्टिफिकेट और उसके लिए सीट रिजर्व थी। मैं मेरिट लिस्ट में 1 मार्क्स से पीछे रह गया क्योंकि उसके लिए कट ऑफ 50 था, मेरे लिए 90 भी काफ़ी नहीं था। तो क्या गरीब होना कोई कैटेगरी नहीं है? क्या मैं इस देश का नागरिक नहीं हूँ? जब स्टाइफन बांटा जाता है, जब फ्री हॉस्टल की बात होती है, तो जनरल गरीब के लिए कुछ नहीं होता है। पर अगर आप एक रिजर्व कैटेगरी से हो, चाहे आपके पास पैसा हो, कार हो, कोचिंग हो, आपको हर जगह कोटा मिलेगा, सब्सिडी मिलेगी, स्कॉलरशिप मिलेगी, सीट मिलेगी। मुझे ना पैसा मिला, ना कोटा, ना सिंपैथी, बस एक चीज़ मिली, तुम जनरल हो, तुम तो प्रिविलेज हो ना। लेकिन कभी किसी ने पूछा मैं प्रिविलेज्ड हो या बस कैटेगरी वाइज अनलकी? मैं सिर्फ एक सपना देख रहा था, पढ़ाई करके अपने माँ बाप का जीवन बदलने का। लेकिन सिस्टम ने मुझे ये बता दिया कि सपने देखने का भी कोटा होता है। 140 करोड़ सपने देखने वाले देश में एक वर्ड है जो कुछ लोगों को गुस्सा दिलाते हैं, कुछ को ऊपर उठाते हैं और कुछ लोगों को सिर्फ कन्फ्यूज करता है, रिजर्वेशन। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि इंडिया में रिजर्वेशन शुरू कैसे हुआ था, मुझे समझाने दीजिए। बार का कट ऑफ 91 और उनका 32, 33, 65। ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन और डिस्कस के लिए है। मैं किसी भी जाति, धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं हूँ। हमारा उद्देश्य किसी को हर्ट करना नहीं है। आज़ादी से पहले भी भारत में जाति के आधार पर भेदभाव एक बहुत बड़ी समस्या थी। ब्रिटिश सरकार ने इस भेदभाव का फायदा उठाते हुए एक नया सिस्टम बनाया, कम्युनल इलेक्टोरेट, जिसका मतलब था हर समुदाय जैसे मुस्लिम, सिख, दलित जैसे लोग अपने समुदाय के लिए अलग से वोट करेंगे और अपने प्रतिनिधि खुद चुनेंगे। 1909 मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स हुआ, जिसमें मुस्लिम्स को अलग से वोट देने का अधिकार दिया गया। और इसके बाद 1919 मॉन्टेगू क्लेंसफोर्ड रिफॉर्म्स हुआ, जिसमें दलित जो आज एससी कहलाते हैं उनको पहली बार अलग से पहचान और सहायता दी गई। यही से भारत में जाति के आधार पर राजनीतिक स्थान बंटवारा हुआ। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने दलित के लिए अलग से इलेक्टोरेट की डिमांड की। ब्रिटिश पीएम रामसाई मैकडोनल्ड ने कम्युनल अवार्ड के जरिए इसे भी मान लिया, लेकिन गांधी जी ने इसका विरोध किया क्योंकि उन्हें लगा कि इसमें हिंदू समाज टूट जाएगा। फिर गांधी और अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ, 1932 पूना पैक्ट, जिसके तहत दलित्स को अलग से इलेक्टोरेट नहीं मिलेगा, लेकिन ज्वाइंट इलेक्टोरेट में उनके लिए सीट रिजर्व होगी। ये पहली बार था जब शेड्यूल कास्ट को हिंदू समुदाय के अंदर पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिला। आजादी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त डॉक्टर अंबेडकर और दूसरे नेताओं ने सोशल जस्टिस को कानूनी रूप दिया। 1950 में संविधान ने इंक्लूड किया आर्टिकल 15(4), जिसमें सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान था, और आर्टिकल 16(4), जिसमें सरकारी नौकरी और पिछड़े वर्गों के लिए रिजर्वेशन था। एससी और एसटीज को एजुकेशन, जॉब्स और पॉलिटिक्स में रिजर्वेशन दिया गया। पहले रिजर्वेशन एक्ट सिर्फ 10 साल के लिए था, पर समय के साथ साथ बार बार इसको बढ़ाया गया। कारण क्या था, इसके बारे में आगे बताऊंगा। 1979 में मोरारजी देसाई सरकार ने मंडल कमीशन बनाया, जिसका उद्देश्य था सोशली और एजुकेशनली पिछड़े वर्गों की पहचान। 1980 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह सजेशन किया गया था कि ओबीसीज को सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। फिर 1919 में वीपी सिंह ने इस रिकमेंडेशन को अप्रूव कर दिया। इसके बाद देश भर में कई हिस्सों में जबरदस्त विरोध हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया और कुछ ने तो कर दिया। यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां रिजर्वेशन पूरा यूथ के लिए एक जलता हुआ मुद्दा बन गया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी ओबीसी रिजर्वेशन को सही माना, लेकिन एक कंडीशन के साथ कि टोटल रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट बात, क्रीमी लेयर यानी जो ओबीसी थोड़ा अमीर लोग हैं उनको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। ये डिसीजन इकोनॉमिक स्टेटस को ध्यान में रखते हुए लिया गया था। कम से कम कागजों पर तो ऐसा ही था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में कुछ अलग ही चल रहा होता है। 1919 में संविधान में बदलाव करके ईडब्ल्यूएस यानी जनरल कैटेगरी के उन लोगों को जो इकोनॉमिकली वीक हैं, उनके लिए 10% रिजर्वेशन दिया गया। Today, government has decided to implement 10% EBC quota right from this academic year 2019-20,
20. ये पहली बार था जब रिजर्वेशन जाति के बजाय पैसों की हालत यानी इकोनॉमिक कंडीशन पर दिया गया। इस वजह से कुछ टेस्ट में टोटल रिजर्वेशन SC, ST, OBC के 50% प्लस जनरल EWS के 10% मिलाकर 60% या उससे भी ज्यादा हो गया और फिर नए डिबेट शुरू हुए। तो रिजर्वेशन सिर्फ 10 साल के लिए ही क्यों था? जब भारत को 1947 में आजादी मिली तब देश में सदियों से चली आ रही सामाजिक असमानता, खासकर जाति प्रथा एक बहुत बड़ी समस्या थी। संविधान के निर्माता खासकर डॉक्टर BR अम्बेडकर मानते थे कि कुछ जातियों जैसे SC और ST को शिक्षा, रोजगार और सत्ता से अलग रखा गया। उन्हें भी समान अधिकार मिलना जरूरी था, लेकिन ये परमानेंट नहीं होना चाहिए। इसीलिए आर्टिकल 334 में स्पष्ट रूप में लिखा गया SCs और STs के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में रिजर्वेशन संविधान के लागू होने के सिर्फ 10 साल बाद समाप्त हो जाएगा। मतलब ये डेडलाइन सिर्फ 26 जनवरी 1960 तक ही था। फिर सवाल उठता है कि रिजर्वेशन बार बार क्यों बढ़ाया गया? फर्स्ट एक्सटेंशन 1959 जब 10 साल पूरे हुए तो संसद ने देखा कि जाति बेस्ड असमानता अब भी खत्म नहीं हुई। इसीलिए 8th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू रिजर्वेशन को 1970 तक बढ़ाया गया। इसके बाद लगभग हर 10 साल में एक नया अमेंडमेंट लाया गया जिसमें SC और STs के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन का टाइम और एक्सटेंड किया गया। पर यह सब एक्सटेंशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए है, यानी लोकसभा और विधानसभा में SC STs के लिए रिजर्व सीट्स। लेकिन एजुकेशन और जॉब्स में रिजर्वेशन अलग आर्टिकल के अंडर आता है, आर्टिकल 15(4) और 16(4), जिसका कोई फिक्स्ड डेडलाइन नहीं होता। मतलब ये रिजर्वेशन ओपन एंडेड है। यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है, जब पॉलिटिक्स में रिजर्वेशन का फिक्स टाइम होता है तो एजुकेशन और जॉब्स में क्यों नहीं? ये भी एक बड़ी डिबेट का हिस्सा बन चुका है। तो फिर सवाल होता है, ये रिजर्वेशन सिस्टम अभी तक क्यों चल रहा है? रिजर्वेशन का समर्थन करने वाले लोग कहते हैं आज भी जाति के आधार पर भेदभाव होता है, स्पेशली गाँव और छोटी जगहों पर। शिक्षा, नौकरी और पॉलिटिक्स में भी असमानता खत्म नहीं हुई है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग इसका विरोध भी करते हैं। उनका कहना है कि आजकल रिजर्वेशन एक वोट बैंक पॉलिटिक्स का एक जरिया बन चुका है। कई बार क्रीमिलियर फैमिलीज यानी रिजर्व कैटेगरी के अमीर लोग बार बार इस सिस्टम का फायदा उठाते हैं और साथ ही जनरल कैटेगरी का एक गरीब स्टूडेंट चाहे कितना भी स्ट्रगल कर रहा हो, उसे लोग एक प्रिविलेज या सुविधा प्राप्त आदमी की तरह देखता है। 91 का कट ऑफ था और मेरे 89 आए थे और मेरे फ्रेंड्स के 73 थे, 75 थे, बट उनकी जेई क्लियर हुई, उनकी मेंस निकली एंड मैं 2% टैक्स रही। मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ। तो क्या रिजर्वेशन सच में अब भी जरूरी है या अब सिस्टम को रिफॉर्म करने का समय आ गया है जहां जाति से ज्यादा जरूरत देखी जाए? भारत का संविधान कहता है कि सिर्फ 10 साल और अब तक 75 साल हो गए हैं और ये 10 साल अभी तक खत्म ही नहीं हुई। क्या समस्या का हल सिस्टम में छुपा है या पॉलिटिक्स में? मैं एक आम भारतीय किसान रघु की कहानी सुनाता हूँ। मैं एक किसान हूँ, दिन भर खेतों में काम करता हूँ और रात को मेरा बेटा मिट्टी के चूल्हे के पास बैठ के पढ़ाई करता है। हमने छोटी छोटी खुशियों से बचाकर उसे स्कूल भेजा, कॉलेज भेजा। एक दिन मुझे बोला, बाबा IAS का एग्जाम क्लियर कर लिया लेकिन फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया। एक और लड़का खड़ा था, उसके नंबर कम थे लेकिन उसका सिलेक्शन हो गया क्योंकि उसके पास एक जादुई कागज था, कास्ट सर्टिफिकेट। फिर रघु बोलता है, मुझे समझ नहीं आता गरीब क्या सिर्फ SC STs के लिए होती है? क्या जनरल गरीब का दर्द नहीं होता? मुझे सिस्टम से लड़ने की समझ नहीं, पर इतना जरूर जानता हूँ मेरा बेटे के सपने उसके जाति ने नहीं तोड़ा, उसके कैटेगरी ने तोड़ा। फिर बेटा कहता है, मैं 5 साल से एक ही ड्रीम देख रहा था, UPSC। रूम रेंट, बुक्स, टिफिन सब कुछ मैनेज किया, कोचिंग एफर्ट नहीं कर सका। दिन भर लाइब्रेरी, रात भर मॉक टेस्ट और जब फाइनल रिजल्ट आया मैं एक मार्क्स से रह गया। मेरे ऊपर कोई रिजर्वेशन नहीं था, कोई एक्स्ट्रा अटेम्प्ट नहीं, कोई एज रिलैक्सेशन नहीं, लेकिन जिसका मार्क्स मुझसे काफ़ी कम था वो क्वालिफाई कर गया। मैं पूरी तरह से टूट गया सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं एक जनरल कैटेगरी स्टूडेंट हूँ। सिस्टम कहता है कि सब बराबर है लेकिन रियलिटी में बराबरी के नाम पे जाति के भेदभाव क्यों है? चलिए आपको कुछ डेटा दिखाता हूँ। NSSO की 75th राउंड रिपोर्ट 2017 के हिसाब से अगर हम इंडिया में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का डेटा देखें तो पिक्चर कुछ ऐसी है। जनरल कैटेगरी के ग्रेजुएट्स लगभग 12 से 14% है, जहां पर पोस्ट ग्रेजुएट्स 3 से 3.5%, OBC कैटेगरी ग्रेजुएट करीब 6 से 7%, जहां पर पोस्ट ग्रेजुएट्स सिर्फ 1 से 1.2%, SC कैटेगरी ग्रेजुएट्स लगभग 4 से 5%, जहां पर पोस्ट ग्रेजुएट्स 1% से भी कम।
और आखिर में एसटी कैटेगरी के ग्रेजुएट सिर्फ 3 से 4%, जहां पर पोस्ट ग्रेजुएट्स 1% से भी कम। इस डेटा से क्या समझ आता है? जहां जनरल कैटेगरी के ज्यादातर लोग ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट बन पा रहे हैं, वही एससी एसटी कैटेगरी में ये नंबर अभी भी बहुत कम है। अगर यूपीएससी 2011 से 2020 का डेटा देखें तो लगभग 70% आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स इंजीनियरिंग या मेडिकल बैकग्राउंड से आते हैं और इनमें से ज्यादातर जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से होते हैं। तो जब बात आती है क्वालिटी एजुकेशन की, सरकारी जॉब्स और एलिट प्रोफेशन की, जनरल कैटेगरी का लोग अब भी डोमिनेट कर रहा है और फर्क बहुत ही ज्यादा है। सबको लगता है सिस्टम में क्वालिटी की कमी है। हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स, स्कूल्स में टीचर्स और ऑफिसेस में काम करने वाले लोग काफी जगह स्टैंडर्ड गिरता जा रहा है। पर जब बात रिजर्वेशन सिस्टम के मिसयूज की होती है, सब चुप हो जाते हैं। अगर एक गरीब को ऊपर उठाना है तो उसका हाथ पकड़ना होगा, ना कि उसके पिछले वाले का पैर काटना। अगर एक गरीब जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट बिना मदद के स्ट्रगल कर रहा है और एक अमीर रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट सारी सरकारी सुविधाओं का फायदा उठा रहे हैं, तो क्या ये न्याय है? ये बात तो सब मानते हैं कि रिजर्वेशन एक समय पर जरूरी था, लेकिन अब क्या ये सवाल उठाना भी गलत है? क्या आज का सिस्टम वाकई उन्हीं लोगों को ऊपर उठा रहा है जिसको असल में जरूरत है? तो अगर जवाब नहीं है तो अब क्या समझ नहीं आया है कि हम कोटा के बजाय क्वालिटी पर फोकस करें? मैं किसी जाति, धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन सवाल उठाना हमारा अधिकार है। वैसे आपका क्या राय है? इस वीडियो के कमेंट में बताओ, क्योंकि इस डिबेट का हर एक ओपिनियन जरूरी है। धन्यवाद।